गुड मॉर्निंग, आई एम दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 21 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक है, लोकसभा बिल पास कर रहा है ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन करने के लिए। ठीक है, तो लोकसभा हैज़ अप्रूव्ड द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 विच प्रोहिबिट्स ऑनलाइन मनी गेम्स। तो क्या प्रोहिबिट करता है? ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रोहिबिट करता है और रेगुलेट करता है ब्रॉडर गेमिंग सेक्टर को एड्रेस करने के लिए एडिक्शन, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, की हाईलाइट्स की बात की जाए तो ये पास हुआ था 20 अगस्त 2025 को वाया वॉइस नोट अमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट। तो 20 अगस्त 2025 को पास हुआ था वॉइस नोट से अपोजिशन प्रोटेस्ट के बाद भी। वंस इनैक्टेड, जब ये इनैक्ट हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होगा तो रनिंग और एनेबलिंग ऑनलाइन मनी गेम्स पनिशेबल विद अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और अप टू 1 crore फाइन। तो ये पनिशमेंट लगेगी। बैन ऑन एडवर्टाइजिंग सच गेम्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बार्ड फ्रॉम एनेबलिंग मनी ट्रांसफर्स रिलेटेड टू देम। ठीक है, कवरेज की बात की जाए तो बिल एक्सटेंड करता है ऑनलाइन गेमिंग को, ई स्पोर्ट्स को, एजुकेशनल और सोशल गेम्स पे भी। WHO ने फ्लैग किया है हेल्थ और फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ओपेक एल्गोरिदम्स जो होते हैं ऑनलाइन गेमिंग में दैट हैव कॉज्ड लॉसेस एंड फैमिली डिस्ट्रेस। कर्नाटका में टोटल 32 सुसाइड लिंक्ड हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेके, जो रिपोर्ट हुए जस्ट 31 मंथ्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज eBay टू हैव इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन टैलेंट अबेंडेंट बेंगलुरु। तो अमेरिकन ई कॉमर्स जो कंपनी है eBay, वो बेंगलुरु को सेलेक्ट किया है उसने फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के जैसे इंडिया में। एंड सिटी वॉज चूजन ओवर हैदराबाद ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ डाइवर्स टेक टैलेंट। तो वो मान रहे हैं कि बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा टेक टैलेंट है। न्यू ऑफिस डिटेल्स, तो अभी ऑफिस की डिटेल्स हमको याद नहीं करना है। रोल एंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बेंगलुरु का जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो ऑपरेट करेगा कोर इनोवेशन हब के जैसे, जो ऑफर करेगा कैपेबिलिटीज़ ऑन पार विथ ई बेस्ड फैसिलिटीज़ इन US एंड चाइना। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करते हो GCCs हैव emerged एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, contributing over 1% of GDP and driving services exports. फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो GCC led other business services made up 26% of services export, second only to IT services at 48%. ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान्स टू स्टैब्लिश रिसर्च हब इन इंडिया। तो ग्लोबल सोलर अलायंस क्या कर रहा है? रिसर्च हब बनाने की बात कर रहा है इंडिया में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो 17 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाएगा अलग अलग सिटीज़ में बाय ईयर एंड स्टैब्लिश ए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया। ठीक है, अब उसको क्या बोला जाएगा? सिलिकॉन वैली फॉर सोलर। अब ISA का इनिशिएटिव देखते हैं तो 17 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और फॉस्टरिंग अ सोलर स्टार्टअप इकोसिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ मॉडल्ड ऑन IITs। इंडिया का रोल क्या है कि इंडिया टू होस्ट GCC सर्विंग एज द कनेक्टिंग हब फॉर ऑल ISA सेंटर्स, स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ सेंटर्स में एक्सपैंड टू 50 एज मोर कंट्रीज पार्टनर विद इंडिया टू एनहांस देयर ह्यूमन रिसोर्स बेस इन सोलर टेक्नोलॉजी। और इंडिया ने क्या इंस्टॉल किया है? 119 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की है जुलाई 2025 के हिसाब से। ठीक है, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 2015 में लॉन्च हुई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, कब? पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के टाइम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगस्त 2025 को इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट ऑफ अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से, और टेस्ट ने कंफर्म किया ऑल टेक्निकल एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स मार्किंग अ क्रूशियल एडवांसमेंट इन इंडियाज स्ट्रैटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटीज़। ठीक है, कौन सी मिसाइल? अग्नि 5। ये इंटरमीडिएट रेंज कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। फीचर्स की बात की जाए तो इनकॉर्पोरेट करता है MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो अर्लियर वैलिडेटेड थी 11 मार्च 2024 के लिए। टेस्ट डिटेल्स की बात की जाए तो ये कंडक्ट हुआ है अंडर द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड कन्फर्मिंग मिशन रिलायबिलिटी। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्रिएटेड बाय DRDO टू मीट इंडियाज़ एमर्जिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, किसने बनाया है? DRDO ने। प्रीवियस ट्रायल की बात की जाए तो मार्च 11 2024 टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड MIRV कैपेबिलिटी एनेबलिंग स्ट्राइक्स ऑन मल्टीपल टारगेट्स इन वन लॉन्च। तो मल्टीपल टारगेट्स पे स्ट्राइक कर सकता है एक लॉन्च में। अब इंडिया का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 1982-83 में लॉन्च हुआ था, उसमें कौन कौन सी मिसाइल है? तो पृथ्वी है, त्रिशूल है, आकाश है, नाग है और अग्निवन है।
तो पृथ्वी क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। और अग्नि क्या है, स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो पृथ्वी इज सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल इज सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज में, आकाश इज मीडियम रेंज में सरफेस टू एयर, नाग इज थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल और अग्नि वन है स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्कीम्स फॉर ट्राइबल एरियाज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रन कर रही है सेवरल वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें फर्स्ट इज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 2 अक्टूबर 2024 को और इसका बजट है 79,156 करोड़। ठीक है, कवरेज है 63,849 विलेजेस का, 549 डिस्ट्रिक्ट्स और 2911 ब्लॉक्स। नेक्स्ट, अभी ब्लॉक्स इतने याद नहीं रखना है ना कि कितने जगह है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो पीएम जनमन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ जनजाति गौरव दिवस के अंदर, जो बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाता है। फोकस किस में है इसमें, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन। तो ये कंबाइन करता है एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जिसको एमएसपी फॉर एमएफपी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स। इंश्योर करता है एमएसपी फॉर एमएफपी, गारंटीड प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और वैल्यू एडिशन एंड मार्केट सपोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में। तो 2018-19 में बना था ऑन द मॉडल ऑफ नवोदय विद्यालय। इसका टारगेट है 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाना, एक हर ब्लॉक में एक, जहाँ पे 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन हो और 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स हो एज़ पर 2011 सेंसस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाता है और इंक्लूड करता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर BPL एल्डरली और कवर करता है एसटीज़ को भी, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है, फिर फार्मा IT हब टू बी डेवलप्ड इन सरन एंड अरवल। तो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे फार्मा IT हब इन सारन एंड अरवल डिस्ट्रिक्ट्स। अबाउट 136 acres ऑफ लैंड हैव बीन earmarked फॉर डेवलपिंग फार्मास्यूटिकल IT पार्क्स। तो कितना, 136 acres ऑफ लैंड फार्मास्यूटिकल IT पार्क्स के लिए earmark किया है। अब कितना लैंड आइडेंटिफाई किया ये सब ने याद रखना है। स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फार्मा IT इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे प्रमोट करने के लिए फार्मास्यूटिकल एंड IT सेक्टर्स। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो फर्स्ट डेडिकेटेड फार्मा IT हब है बिहार में एंड बोथ डिस्ट्रिक्ट्स प्रॉक्सिमिटी टू पटना विल इंश्योर वाइडर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एक्सपेक्टेड है कि ये अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रीज़ को, जनरेट करेगा जॉब्स को और बूस्ट करेगा ग्रोथ इन नॉर्थ एंड साउथ बिहार। ठीक है, की फैक्ट्स की बात की जाए तो बिहार प्रेजेंटली लैक्स एक्सक्लूसिव फार्मा IT पार्क्स, मार्किंग द फर्स्ट सच इनिशिएटिव। तो अभी बिहार के पास ना कोई एक्सक्लूसिव फार्मा IT पार्क्स नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ बिहार इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू ब्रीड्स ऑफ जिराफ एंड राइनो टू अराइव एट पटना जू। तो कौन सा जिराफ और राइनो आ रहे हैं पटना जू में। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जिसको पटना जू बोलते हैं, इज सेट टू इंट्रोड्यूस न्यू ब्लड लाइन्स ऑफ जिराफ, राइनो एंड अदर लार्ज वाइल्ड एनिमल्स। कौन कौन सा, जिराफ, राइनो एंड अदर लार्ज वाइल्ड एनिमल्स थ्रू एक्सचेंजेस विद इंडियन जूस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंप्रूव करना है एनिमल हेल्थ को, एनहांस करना है ब्रीडिंग सक्सेस को और स्ट्रेंथन करना है कंजर्वेशन को। इन ब्रीडिंग क्या रिड्यूस करेगा, एनिमल हेल्थ रिड्यूस करेगा, फर्टिलिटी, लाइफ स्पैन एंड इम्यूनिटी। सॉल्यूशन क्या है कि जेनेटिक एक्सचेंज होगा यदि अदर जूस के साथ, तो हेल्दियर ब्लड लाइन्स आएंगी और इम्प्रूव डाइवर्सिटी होगी। टॉक्स अभी अंडरवे हैं कलकत्ता जू के साथ फॉर जिराफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करते हैं। MOEFCC नोडल मिनिस्ट्री है जूज एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बनी थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसका अमेंडमेंट हुआ था 1991 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो जब भी जूस के बीच में एक्सचेंज होता है तो सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। पटना जू 1973 में बना था अंडर बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट है, जहां 800 से ज़्यादा एनिमल्स हैं अक्रॉस 110 स्पीसीज़। इंडिया के पास 150 से ज़्यादा जू है जो सेंट्रल जू अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोग्राम की बात की जाए तो ये सेंट्रल है स्पीसीज़ कंजर्वेशन के लिए और सिमिलर फोकस है प्रोजेक्ट राइनो और प्रोजेक्ट लायन में भी। ठीक है, तो यहाँ हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट ख़त्म। सेकेंड है हमारा मेंस वाला पार्ट, मेंस के 2 एडिटोरियल। तो फर्स्ट है इंडिया मस्ट नॉट मिस द बस। तो बेसिकली ना ये अभी इंडिपेंडेंस डे निकला ना, तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच से रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के,
और ये हमने लास्ट टू लास्ट डे भी यही सेम आर्टिकल इसी टाइप का किया था, इसलिए अपन इसको जल्दी से करेंगे। तो जो रीसेंट डिबेट्स है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच भी इंक्लूडेड है, तो वो अंडरलाइन करती है अर्जेंट नीड फॉर मेजर रिफॉर्म्स। किस चीज़ में? इंडिया की टैक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, जिससे कंट्री मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बन पाए। तो कौन कौन से डायमेंशंस या सेक्टर्स हैं? तो इकोनॉमिक और रेगुलेटरी डायमेंशन की बात की जाए तो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग जीडीपी होने के बाद भी इंडिया लैग करता है बिहाइंड चाइना इन अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल्स ड्यू टू कम्बरसम रेगुलेशंस और हैवी कंप्लाइंस। तो इंडिया पीछे है अट्रैक्ट करने में मल्टीनेशनल्स को ड्यू टू कम्बरसम रेगुलेशन और हैवी कंप्लाइंस। एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो वो रेस्ट करता है 3 पिलर्स में, एज ऑफ स्टार्टिंग, रनिंग और क्लोजिंग अ बिजनेस। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है कि हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कितने ईजिली, कैसे रन कर रहे हैं और कैसे क्लोज कर रहे हैं एक बिज़नेस को। फिर प्रोसीजरल बॉटलनेक्स की बात करें तो प्रोसीजरल बॉटलनेक्स है, एक्सेसिव अप्रूवल्स हैं, रेंट सीकिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो हिंडर करती है रूटीन प्रोसेसेस को, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर एसएमईज़। ठीक है। फिर एमएसएमई और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जो टिपिकल एमएसएमई है वो कंप्लाई करना चाहिए 57 रिकरिंग ऑब्लिगेशंस और सिक्योर 17 लाइसेंसेस फ्रॉम 18 अथॉरिटीज़ ड्रेनिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। ओवर रेगुलेशन होगा यदि एरियाज़ में, जैसे एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी, वो डिस्करेज करेगा फर्म्स को और डेटर करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है। स्टेट्स ऑफन इग्नोर स्मॉल एफडीआई प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ओनली ऑन लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टेट्स क्या है, एफडीआई प्रोजेक्ट्स को ऑफन इग्नोर करते हैं और फोकस करते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट्स में। अब लीगल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन की बात की जाए तो बिजनेस क्लोजर रिमेन मायर्ड इन कॉम्प्लेक्स लीगल हर्डल्स ऑफन एक्सटेंडिंग टू सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन। कहाँ एक्सटेंड होते हैं? सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन के लिए। हाई अनसर्टेनिटी है एसेट डिस्पोजल में, क्लोजर प्रोसीजर्स में, और वो ऐड करता है रिस्क के लिए कंपनीज के लिए। फिर टैक्सेशन एंड फिस्कल डायमेंशन की बात की जाए तो इंडियाज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स रिमेन कॉम्प्लेक्स विथ अनप्रिडिक्टेबल रूलिंग्स एंड फ्रीक्वेंट लिटिगेशन। ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव सिंगल विंडो क्लियरेंसेस इंक्रीज करते कॉस्ट को और डिले को। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिसी एंड गवर्नेंस डायमेंशन। तो डिस्पाइट कैंपेन्स लाइक मेक इन इंडिया, ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी और आउटडेटेड रेगुलेशंस परसिस्ट करते हैं। मोर ट्रांसपेरेंट, कंसल्टेटिव और अकाउंटेबल गवर्नेंस है जो एसेंशियल है लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। तो उसी के लिए हम वे फॉरवर्ड और क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ अच्छी हो, तो हमको अंडरटेक करना है स्वीपिंग रिफॉर्म्स, अर्जेंट रिफॉर्म्स, सिंप्लीफाई कर सके लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस को, स्टार्टिंग, ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग को, स्टैब्लिश करना है इफेक्टिव सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एंश्योर करना है स्टेबल प्रिडिक्टेबल टैक्स पॉलिसीज़ और सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस टू रिड्यूस लिटिगेशन, एनहांस करना है गवर्नमेंट इंडस्ट्री डायलॉग इंक्लूसिव पॉलिसी डिज़ाइन के लिए, मोटिवेट करना है स्टेट्स को कि वो अट्रैक्ट कर सके स्मॉलर इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट लार्ज कैपिटल इनफ्लोज, फोकस करना है टाइमली एग्जीक्यूशन में रिफॉर्म्स के विथ अकाउंटेबिलिटी, बिल्ड करना है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो इनकरेज करे एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन, और बैलेंस करना है बिजनेस क्लोजर मैकेनिज्म को विथ सेफगार्ड्स फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल इंटरेस्ट्स। ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, वाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमको एक नेशनल स्पेस लॉ की क्यों ज़रूरत है? तो इंडिया अभी अपना सेकेंड नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करेगा 23 अगस्त 2025 को, जिसमें और वो किसके लिए, मतलब फर्स्ट हमने जो बनाया था वो किसके रेफरेंस में बनाया था? तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, उसके लिए बनाया था, और अपकमिंग गगनयान मिशन भी इस बार सिग्निफिकेंट है। विद द स्पेस प्रोग्राम्स एडवांसिंग रेपिडली, अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अब लीगल और रेगुलेटरी डायमेंशन की बात की जाए तो जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो डेजिग्नेट करता है स्पेस को एक कॉमन हेरिटेज के जैसे मैनकाइंड के लिए, और फॉरबिड करता है नेशनल अप्रोप्रिएशन और मैंडेट, और स्टेट करता है अकाउंटेबल स्टेट्स को फॉर स्पेस एक्टिविटीज़। सच ग्लोबल ट्रीटीज़ रिक्वायर नेशनल लॉज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, डिफाइनिंग राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी मैकेनिज्म्स। ठीक है। इंडिया करेंटली लैक करता है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर स्पेस गवर्नेंस, और इन स्पेस फंक्शन करता है विदाउट लीगल स्टेटस। एक स्पेस लॉ वुड अंडरमाइन लाइसेंसिंग, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, फीस, टाइमलाइंस और एन अप्रूवल प्रोसीजर्स, रिड्यूसिंग इंटर मिनिस्टरियल डिलेज। ठीक है। फिर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डायमेंशन की बात की जाए तो एक्सपैंडिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली स्पेस स्टार्टअप्स रिक्वायर क्लियर पॉलिसीज ऑन एफडीआई इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट्स। वैसे ही अफोर्डेबल इंश्योरेंस चाहिए और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी सिस्टम्स जो एसेंशियल है प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस एसेट्स को। क्लियर लीगल प्रोविजन स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया के फर्म कॉम्पिटिटिवनेस को और ग्लोबल रिकॉग्निशन को। इंटरनेशनल डायमेंशन की बात की जाए तो इंडिया का जो कंप्लाइंस है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ और जो रेपुटेशन है ग्लोबल स्पेस पावर के जैसे, वो डिपेंड करता है नेशनल लेजिस्लेशन पे।
एक रॉबस्ट लॉ चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगी इंडिया को फ्रॉम लाइबिलिटी रिस्क इन ग्लोबल वेंचर्स एंड इंश्योर करेगी रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। इनोवेशन और सिक्योरिटी डायमेंशन की बात की जाए तो लेजिस्लेशन मस्ट सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रमोट करना चाहिए कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट, एकेडमिशिया और इंडस्ट्री, और एड्रेस करना चाहिए जैसे चैलेंजेस लाइक स्पेस डेब्रिस और डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है। एक सिक्योर लीगल फ्रेमवर्क हेल्प करेगा मिटिगेट करने के लिए रिस्क को वाइल फॉस्टरिंग इनोवेशन। अब सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं तो जो ट्रांसपेरेंट रूल्स है वो इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सपैंड करते हैं इंश्योरेंस एक्सेस और सेफगार्ड करते हैं सिटीजन्स को इंटरेस्ट को। इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं वो इंश्योर करती हैं वाइडर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडिंग फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। क्या चीज़ में? अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स में भी। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हमको फ्रेम करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ। क्या फ्रेम करना है? कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ जो अलाइंड हो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, अडेप्टेड हो इंडिया के नीड्स के साथ। एक क्रिएट करना एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो ओवरसी कर सके लाइसेंसिंग को, कंप्लाइंस को और डिस्प्यूट सेटलमेंट को। इम्प्लीमेंट करना है मैंडेटरी इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी नॉर्म्स बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स के लिए। स्ट्रेंथन करना है इंटर मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन को जो इंश्योर कर सके फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रूवल्स। कंडक्ट करना है अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन स्पेस लॉ। इंक्लूड करना है इनोवेशन फ्रेंडली प्रोविजंस जो प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीआर और मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिस्क को। और डीपन करना है ग्लोबल पार्टनरशिप्स को जो इंश्योर करे सस्टेनेबिलिटी और पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस भी। ठीक है। तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको बार बार रिवाइज़ करते जाइए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।